रेत पर बनी लकीरें रिया की टैक्सी धूल फांकती हुई हवेली के लोहे के भारी दरवाजे पर आकर रुकी। मंडवा की दोपहर, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। हवा में पत्थरों की गर्मी, सूखी रेत और किसी पुरानी खुशबू का मिश्रण था जो रिया के बचपन की यादों को कुरेद रहा था। हवेली की ऊंची दीवारों से झांकते जंग खाए कंगूरों और सूखी लता पताओं ने रिया का स्वागत किया। दादी माँ नहीं रहीं, और उनकी न रहने की खबर के साथ ही रिया को लगा जैसे बरसों से उसकी सांसों पर टिका एक भारी पत्थर हट गया हो और एक नया अनजाना बोझ आ पड़ा हो। दरवाजे पर हल्का सा धक्का देने पर पीतल की कुंडी ने एक धीमी उदास आवाज की। भीतर एक विशाल आंगन फैला था जिसकी संगमरमरी फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी थी। बीच में लगा तुलसी का बिरवा भी जैसे पानी के इंतजार में सूख चुका था। अरे रिया बिटिया, एक धीमी थरथराती आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। रामू काका, हवेली के पुराने चौकीदार, एक कोने से निकल कर आए। कि चाल में उम्र का बोझ था, लेकिन आंखों में वही जानी पहचानी ममता और एक गहरी उदासी। रिया ने उनके पैर छुए। काका, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी। दादी माँ के जाने के बाद रामू काका ही इस हवेली के इकलौते जीवित साक्षी थे, और रिया जानती थी कि उनके पास सिर्फ यादें ही नहीं, कुछ अनकहे राज भी होंगे। काका ने आ भरी। बिटिया, हम तो ठीक हैं, लेकिन हवेली, ये अब तुम्हारी दादी माँ के बिना सूनी हो गई है। दीवारों में भी जैसे जान नहीं रही। उन्होंने एक सूनी दीवार की ओर इशारा किया जिस पर कभी रंगीन भित्तिचित्रों की छटा बिखरती थी, अब बस फीके भूरे धब्बे थे। रिया ने अपने पुराने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसका सामान वहीं पड़ा था जैसा वो बचपन में छोड़कर गई थी, एक पुरानी गुड़िया, कुछ रंगीन कंचे और एक अधूरी चित्रकारी। हर चीज पर समय की गहरी परत जम चुकी थी। शाम ढल चुकी थी। मंडवा की ठंडी हवा खिड़कियों से भीतर आ रही थी, अपने साथ रेत की बारीक कण और रात की रानी की हल्की सी खुशबू लाती हुई। रिया दादी माँ के कमरे में गई जहां हमेशा ताला लगा रहता था। काका ने उसे चाबी दी थी, कहते हुए, दादी माँ की आखिरी निशानी है, संभाल कर रखना। कमरा अंधेरे में डूबा था, हवा रुकी हुई, जैसे समय भी यहां थम गया हो। दादी माँ की बड़ी सी पुरानी लकड़ी की पेटी कोने में रखी थी जिस पर जरी की कामदार साड़ियां, कुछ पुराने रेशमी दुपट्टे और उनकी पसंदीदा चंदन की माला रखी थी। रिया ने पेटी खोली, ऊपर से कुछ कपड़े हटाए। उसकी आंखें एक छोटे जर्जर लकड़ी के बक्से पर पड़ीं जो कपड़ों के नीचे छिपा था। बक्सा पुराना था, उस पर कुछ अनजाने प्रतीक खुदे हुए थे। रिया ने धीरे से उसे उठाया। उसके वजन में एक अजीब सी गंभीरता थी। बक्सा खुलने पर भीतर एक सूखा मुरझाया हुआ रात की रानी का फूल मिला, एक पुरानी फीकी तस्वीर और एक मुड़ा हुआ पीला पड़ चुका खत। तस्वीर में एक युवा तेज तर्रार दादी माँ थीं, अपने दादाजी के साथ, जो एक आकर्षक युवक थे, पर उनके पीछे जरा धुंधली एक और औरत की परछाई थी। रिया ने खत खोला। उसकी लिखावट दादाजी की नहीं थी, यह किसी औरत के हाथ की थी, नाजुक पर दृढ़। खत छोटा था, बस कुछ पंक्तियां। मेरा प्रेम शाश्वत है, भले ही दुनिया हमें कभी न समझे। रेत पर बनी लकीरें मिट जाती हैं, पर दिल के जख्म नहीं। यह खत और पीछे की धुंधली परछाई। रिया के मन में सवाल कौंधने लगे। क्या दादाजी का जीवन सिर्फ उतना ही सीधा सादा था जितना दादी माँ ने सबको बताया था? कोई गहरा राज था जो इस हवेली की दीवारों में कैद था। अगली सुबह रिया रामू काका के पास गई। काका, मेरे दादाजी कैसे मरे थे? उसने सीधे सवाल किया। उसकी आवाज में एक हकीकत थी। काका के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी। बिटिया, वो तो शिकार पर गए थे और वापस नहीं लौटे। जंगली जानवर या शायद डाकू। बहुत खोजा पर कुछ पता नहीं चला, काका ने बुझती हुई आवाज में कहा। पर उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैं डर था और एक पुरानी अनकही कहानी का बोझ। पर काका, यह खत और यह तस्वीर, इसमें एक और औरत है। रिया ने सीधे तस्वीर और खत उनके आगे कर दिए। काका ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उनकी आंखों में एक दर्दनाक पहचान उभरी। यह तो सरला है। सरला कौन थी काका? और उसका दादाजी से क्या संबंध था? रिया की आवाज में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। वह इस राज की तह तक पहुंचना चाहती थी। काका ने लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर उनके सीने से हट रहा हो। सरला वह यहीं की थी बिटिया, हमारी ही बिरादरी की, हवेली में काम करती थी, बहुत भोली थी। और तुम्हारे दादाजी? उनकी आवाज भर्रा गई। रिया ने उसे समय दिया। फिर काका ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, पर दिल के थोड़े कमजोर थे। सरला से उन्हें प्रेम हो गया था। तुम्हारी दादी माँ एक देवी थीं बिटिया, जिन्होंने अपने पति की हर कमजोरी को अपने अंदर समेट लिया था। दादाजी सरला के साथ भाग जाना चाहते थे। उन्होंने सब तैयारी कर ली थी, पर दादी माँ को पता चल गया। उस रात हवेली में कयामत आई थी। काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दादाजी का सामना किया, शांत भाव से। मैं वहीं पास में था, छिपकर सुन रहा था। दादी माँ ने दादाजी से पूछा,
क्या यह सत्य है? दादाजी सिर झुकाकर खड़े थे। फिर दादी माँ ने कहा, जाओ अगर तुम्हें यही चाहिए तो, पर इस घर की इज्जत हमारे नाम और इस छोटी सी बच्ची रिया की माँ की ओर इशारा करते हुए का क्या होगा? फिर क्या हुआ काका? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका गला सूख रहा था। तुम्हारे दादाजी। उन्होंने अपना बंदूक उठाई। वह शिकार पर जाने का नाटक कर रहे थे, पर उन्होंने दूर रेगिस्तान में जाकर खुद को गोली मार ली। दादी माँ ने पाया उन्हें। रिया को लगा जैसे उसके सिर पर कोई वज्रपात हुआ हो। यह सच्चाई। उसकी दादी माँ ने अपने पति की आत्महत्या को एक दुर्घटना का रूप दिया था, ताकि परिवार की इज्जत बची रहे, ताकि समाज सरला पर उंगली न उठाए। और सरला? रिया ने किसी तरह पूछा। रिया ने समझा दादी माँ की कठोरता, उनकी चुप्पी, उनके अंदर का दर्द। उन्होंने प्रेम को भी दफन किया था, और एक राज को भी। उस रात की रानी का फूल, सरला का प्रतीक, और वह खत, दादाजी का अनकहा दर्द, सब अब एक नए अर्थ के साथ उसके सामने थे। कई दिनों तक रिया हवेली में रही। उसने हर कोने में दादी माँ की परछाई महसूस की, रसोई में जहां वे कठोरता से निर्देश देती थीं, आंगन में जहां वे तुलसी को जल चढ़ाती थीं, और अपने कमरे में जहां वे अकेले में अपने राज के साथ जीती थीं। उसे उनकी चुप्पी का कारण समझ आया। हवेली अब उसे सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं लगती थी, बल्कि एक जीती जागती कहानी, जिसमें प्रेम, त्याग और पीढ़ियों तक सहेजे गए राज थे। रेत पर बनी लकीरें मिट जाती हैं, पर जो लकीरें आत्मा पर खिंच जाती हैं, वे कभी नहीं मिटती। दादी माँ ने भले ही अतीत को रेत में दबा दिया था, पर उसकी छाप हर चीज पर थी। रिया ने हवेली को बेचने का विचार छोड़ दिया। उसने उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू करवाया, एक ऐसे स्थान के रूप में जहां अतीत और वर्तमान मिल सकें। उसने यह नहीं चाहा कि दादी माँ का त्याग और दादाजी का प्रेम सिर्फ रेत पर बनी लकीरें बनकर रह जाएं। वे अब उसकी सांसों में, इस हवेली की दीवारों में हमेशा जीवित रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।